बहुत समय पहले की बात है। दो अनाथ बहनें सुमन और सुजाता अपने चाचा और चाची के साथ रहा करती थीं, क्योंकि कुछ समय पहले ही सुमन और सुजाता के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। इसलिए वो दोनों अपने चाचा के साथ उनके घर आ जाती हैं, लेकिन उनकी चाची उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुमन बड़ी थी, लेकिन सुजाता भी छोटी ही थी। उनकी चाची शकुंतला सुमन से बहुत काम करवाती थी और जब भी उसका मन करता तो वो सुजाता से भी काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन सुजाता अपनी बहन सुमन से कहती है, दीदी, अगर मैं इसी तरह से घर में छोटे मोटे काम करती रही तो मैं तो कभी भी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मेरा स्कूल जाने का बहुत मन है। मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ जिससे हम चाची की नर्क जैसी जिंदगी से बाहर निकल सके। दीदी, एक बार आप चाची से बात करके देखो ना। क्या पता शायद वो मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दे। कितना अच्छा लगेगा, मैं यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाऊंगी। सुजाता मेरी बहन, तुम जो ख्वाब देख रही हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि चाची जी ऐसा नहीं होने देंगी। चाची जी ने हमें अपने घर में रहने के लिए जगह तो दे दी, लेकिन हमें इस घर का सदस्य नहीं मानती हैं। वो तो हमें एक नौकर मानती हैं इस घर का, और किस तरह से हमसे नौकरों जैसा बर्ताव करती हैं। फिर तुम ही बताओ, वो तुम्हें किस तरह से स्कूल जाने देंगी। सुमन और सुजाता वहीं पर बातें कर रही थीं। तभी वहाँ शकुंतला आ जाती है और सुमन को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, तुम यहाँ दोनों बैठकर क्या खिचड़ी पका रही हो? मनहूस सुमन की बच्ची, मैंने तुझसे कितनी देर पहले कहा था, तुझे पता नहीं? मैंने कहा था कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर लेकर आ, लेकिन महारानी यहाँ आकर अपनी बहन से गप्पे लड़ा रही है। चाची जी, मुझे माफ कर दो, मेरे दिमाग से निकल गया था। बस आप मुझे 10 मिनट दो, मैं फटाफट आपके लिए खाना बनाकर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुमन किचन में जाकर शकुंतला के लिए खाना बनाती है और अपनी चाची के कमरे में लेकर जाती है। सुमन के दिमाग में सुजाता की ही बातें चल रही थी। तभी वो बहुत हिम्मत करती है और अपनी चाची से कहती है, चाची जी, सुजाता पढ़ना चाहती है, उसका बहुत मन है पढ़ने का। कृपया करके आप उसका एडमिशन करा दीजिए एक स्कूल में। आप मुझसे चाहे रात दिन जितना काम करा लेना, मैं कभी मना नहीं करूँगी। बस आप मेरी बहन को स्कूल जाने की परमिशन दे दीजिए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सुमन के इतना कहते ही शकुंतला आग बबूला हो जाती है और वो गर्म गर्म खाने की थाली सुमन के ऊपर फेंक देती है और उसके बाद सुमन के एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, मनहूस, तेरी बहन को कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है? रहेगी तो मेरे घर की नौकरानी ही। आज तो तूने मेरे सामने ऐसी बात कर दी। अगर दोबारा ऐसी बात करी स्कूल जाने की तो मैं तुम दोनों बहनों को घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। तभी सड़क पर भीख मांगना। ये क्या कम है जो मैंने घर में रहने के लिए जगह दी है? महारानी की बहन को स्कूल जाना है। चल यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। बेचारी सुमन रोती हुई चाची के कमरे से बाहर आ जाती है। तभी सुजाता अपनी बहन के लिए हल्दी का लेप लेकर आती है और कहती है, दीदी, आप मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं आपसे स्कूल जाने की बात नहीं करती तो आप चाची जी से भी बात नहीं करती स्कूल जाने की, और ना ही चाची जी आपके ऊपर गर्म गर्म खाना फेंकती और ना ही आपको मारती। दीदी, आप ये हल्दी का लेप लगा लीजिए। इस हल्दी से आपके सारे जख्म ठीक हो जाएंगे और आज के बाद मैं आपसे स्कूल जाने की बात कभी नहीं करूंगी और अपने दिलो दिमाग से ये ख्याल निकाल दूंगी। सुजाता ऐसा कहकर बहुत रोती है। सुमन अपने जख्मों पर हल्दी का लेप लगा लेती है और दोनों बहनें रोते रोते सो जाती हैं। सुबह होने के बाद शकुंतला सुमन को बुलाती है और उससे कहती है, सुन करमजली, मेरी बेटी अपनी नानी के यहाँ से कल वापस आ रही है। मेरी बेटी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना और उसके रूम को दुल्हन की तरह सजा देना। और हाँ, अलग अलग तरह के पकवान भी बना लेना, क्योंकि मेरी बेटी को अलग अलग वैरायटी का खाना खाना बहुत पसंद है। और तू सुन सुजाता की बच्ची, तू पूरे गार्डन की सफाई करेगी। मेरी बेटी को गार्डन भी गंदा पसंद नहीं है। अगर मेरी बेटी को तुम मनहूस बहनों की वजह से कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब चलो यहाँ से निकलो। बेचारी सुमन के हाथों में अभी भी छाले थे, लेकिन फिर भी वो काम कर रही थी, क्योंकि वो अपनी चाची से मना भी नहीं कर सकती थी काम करने से, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। ऐसे ही छालों के साथ वो काम कर रही थी। उसको बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन छालों में ही उसको घर का सारा काम करना पड़ता है। पहले वो पूरे घर की सफाई करती है, शकुंतला की बेटी रिया के कमरे को दुल्हन की तरह सजाती है और उसके बाद इतने दर्द में चूल्हे के पास जाकर
5 तरह के पकवान बनाती है और वहीं दूसरी तरफ सुजाता गार्डन की सफाई कर रही थी। ऐसे ही दोनों बहनें अपना अपना काम कर रही थी। कुछ समय बाद रिया अपने घर वापस आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ के साथ खाना खा रही थी। तभी उसकी नजर दोनों बहनों के ऊपर जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ओहो मम्मी, मुझे आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि ऐसी बहन जी और गवार नौकरानियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कम से कम नौकरानियाँ तो मेरे स्टेटस की होना चाहिए। ये दोनों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और खाना भी ज्यादा अच्छा नहीं बना है और कितनी मिर्ची है। आप फौरन इस घर से निकाल दीजिए इन दोनों को। और जैसे नौकरानी मुझे पसंद है वैसे ही नौकरानी इस घर में आएंगी और रहेंगी। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ बेटी, अगर ये दोनों नौकरानी तुझे पसंद नहीं है तो अभी निकाल देती हूँ। मैं अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकती। चलो चलो यहाँ से, दोनों फौरन निकल जाओ। अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और फौरन रफू चक्कर हो जाओ और यहाँ दोबारा से नजर उठाकर मत देखना, क्योंकि मेरी बेटी को तुम दोनों पसंद नहीं हो और मेरी बेटी की पसंद सबसे पहले है। जाओ निकलो यहाँ से। चाची जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम दोनों इतनी रात में कहाँ जाएंगे? हमारा तो आपके सिवा कोई नहीं है। चाची जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, कृपया करके हम यहाँ से मत निकालिए। चाची जी, सुमन दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे और मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। कृपया करके हमें घर से बाहर मत निकालिए। आप हम दोनों से जितना चाहे उतना काम करा लीजिए और रिया दीदी को भी हम शिकायत का कभी मौका नहीं देंगे, लेकिन कृपया करके आप हमें इस घर से मत निकालिए। दोनों बहनें अपनी चाची के सामने हाथ जोड़ती हैं और पैर भी पड़ती हैं, लेकिन चाची जी को दोनों अनाथ बहनों पर जरा सा भी रहम नहीं आता और वो धक्के मारकर दोनों को निकाल देती हैं। दोनों बहनें रात के अंधेरे में इधर से उधर भटकती रहती हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती। फिर सड़क के किनारे सो जाती हैं वो दोनों। सुबह होते ही सुजाता रोते हुए कहती है, दीदी अब हम दोनों कहाँ जाएंगी? कल से खाने के लिए भी हमें कुछ नहीं मिला। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं भूखे पेट एक और कदम नहीं चल सकती। अब हम कहाँ रहेंगे? क्या खाएंगे? ये हमारे ऊपर कैसी मुसीबत आ पड़ी है। हमारा एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है दीदी। सुजाता मेरी बहन, ऐसे नहीं रोते। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो एक दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। अगर हमारा कोई नहीं है तो हम तो हैं एक दूसरे का सहारा। हम दोनों जंगल में जाकर एक लकड़ियों की कुटिया बनाएंगे और वहाँ पर रहेंगे। और रही खाने की बात, तो मैं लोगों के घर जाकर झाड़ू पोछा करूंगी। उनसे जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से हम गुजर बसर करेंगे। ठीक है मेरी प्यारी बहन? ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ। ऐसा कहकर दोनों बहनें गले लगकर बहुत रोती हैं और जंगल में लकड़ियां लेने जाती हैं और अपने रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाती हैं। और उसके बाद सुमन बड़े बड़े घरों में जाती है और झाड़ू पोछे का काम मांगती है, लेकिन पूरे दिन घूमने के बाद एक घर में काम मिल जाता है और उस घर में वो झाड़ू पोछे का काम करने लगती है और वहाँ से जो भी पैसे मिलते थे उनसे अपना और अपनी बहन का पालन पोषण करती है। एक दिन सुमन सोचती है, सुजाता पढ़ना चाहती है। अगर मैं और ज्यादा मेहनत करती हूँ और एक वक्त का ही खाना खाती हूँ तो जो पैसे बचेंगे उनसे मैं सुजाता का एडमिशन करा दूंगी। मेरा क्या है, मैं तो एक वक्त का खाना खा के भी गुजारा कर सकती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचते ही सुमन सुजाता को 2 वक्त का खाना खिलाती है और खुद एक वक्त का खाना खाती है। और अब सुमन एक घर की जगह 5-5 घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती है और ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करती है जिससे सुजाता का एडमिशन करा सके। और कुछ ही दिनों में इतने पैसे इकट्ठे हो चुके थे जिससे वो सुजाता का एडमिशन करा सके। और सुमन बहुत खुश थी क्योंकि अब सुजाता का सपना पूरा होगा। अचानक एक तूफान आता है और दोनों बहनों की खुशियों को उड़ाकर ले जाता है, क्योंकि एक रात उनकी झोपड़ी में चोर आ जाते हैं और सुमन ने जो पैसे जोड़ कर रखे थे और घर में जितना भी राशन था वो सब चोर चुरा कर ले जाते हैं। जब उठकर दोनों बहनें सुबह को देखती हैं तो उनकी कुटिया में कुछ नहीं था। ये देखकर दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुमन बहुत ज्यादा रोती है। सुजाता मेरी बहन, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारे घर में जो भी था सब चोरी हो गया। मैंने कितनी मेहनत से एक एक पाई करके जोड़ी थी, लेकिन चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये हम गरीबों की कैसी सजा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, जो एक के बाद एक शुरू हो जाती है। सुजाता, मैं काम पर जा रही हूँ। मालकिन से कुछ पैसे मांग कर देखूंगी और घर का राशन लेकर आ जाऊंगी। ठीक है? ऐसा कहते ही सुमन काम करने जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे जाल में एक चिड़िया फंसी नजर आती है।
जो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। सुमन उसके पास फौरन जाकर जाल से बाहर निकालती है उसे और नदी से पानी पिलाती है और कुछ जड़ी बूटी तोड़कर जड़ी बूटी चिड़िया के घावों पे लगा के उनको ठीक कर देती है। तभी वो चिड़िया अपनी असली रूप में आ जाती है। असल में वो एक सुंदर परी थी। वो सुमन से कहती है, सुमन, तुमने एक परिंदे को बचाने के लिए कितने प्रयास किए। तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ। चलो मेरे सोने चांदी के नेकलेस की नदी के पास। ऐसा कहते ही परी सुमन को वहां ले जाती है जहां सोने और चांदी के नेकलेस की नदियां बह रही थीं। तभी जादुई सोने के नेकलेस की नदी से आवाज आती है, भोली परी, तुम इस लड़की को अपने साथ यहाँ लेकर आई हो। इसका मतलब तुम मेरी नदी से इसे जादुई नेकलेस देना चाहती हो। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है, जब तक ये अपनी परीक्षा में पास नहीं होगी तब तक मैं इसकी मदद नहीं कर सकती। हाँ तो तुम सुनो लड़की, अगर तुम जादुई चांदी के नेकलेस की नदी की तरफ जाओगी तो तुम्हारे सामने सोना, हीरे, जवाहरात, बहुत सारी धन दौलत पड़ी मिलेगी। और अगर तुम जादुई सोने की नेकलेस की नदी की तरफ जाओगी तो वहाँ बहुत सारी वृद्ध महिलाएं हैं, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताओ, तुम दोनों जादुई सोना चांदी के नेकलेस की नदी के किस तरफ जाओगी? जादुई सोने और चांदी की नेकलेस की नदी? मेरे माता पिताजी हमेशा सिखाते थे कि अपने से बड़ों की मदद या उनकी सेवा करना पुण्य का काम है और पुण्य दौलत से बढ़कर होता है। इसलिए मैं धन दौलत नहीं बल्कि वृद्ध महिलाओं की मदद करना चाहूंगी और धन दौलत का लालच बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। सच में भोली परी, ये लड़की बहुत अच्छी है। सुमन, तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें जादुई सोने का नेकलेस मिलता है। तुम इससे जो भी चाहो वो मांग सकती हो, कितनी भी धन दौलत। भोली परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई सोने चांदी की नेकलेस की नदी से जादुई सोने का नेकलेस देने के लिए। सुमन भोली परी को धन्यवाद कहकर वापस आ जाती है और सुजाता को जादुई सोने के नेकलेस के बारे में सब कुछ बताती है और दोनों बहनें जादुई सोने के नेकलेस से कहती हैं, जादुई सोने के नेकलेस हमारे सामने एक महल जैसा घर आ जाए जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो और हम दोनों बहनों के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, ये सब हमारे सामने आ जाए। सुजाता और सुमन की इतना कहते ही जादुई सोने का नेकलेस, एक सुंदर सा घर जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, ये देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और दोनों बहनें एक शहजादी वाली जिंदगी जीती हैं। और अब सुजाता स्कूल भी जाने लगी थी। अपनी बहन को यूं स्कूल जाते देख सुमन बहुत खुश होती है, लेकिन जब इस बात की खबर शकुंतला और उसकी बेटी को लगती है तो वो दोनों माँ बेटी आग बबूला हो जाती हैं। रिया बेटी, वो नौकरानी जो इस घर में झाड़ू पोछा करती थी आज महल जैसे घर में रह रही है। मुझे तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे पता चला है कि उनके पास जादुई सोने का नेकलेस है। मैं उन दोनों मनहूस बहनों को मारकर जादुई सोने का नेकलेस चुरा कर लेकर आ जाऊंगी। वो दोनों बहनें मर जाएंगी और हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगी। ठीक है ना बेटा? ऐसा कहकर शकुंतला अपनी बेटी के साथ कुछ गुंडों को लेती है ताकि वो सुमन और सुजाता को मार सकें और जादुई सोने का नेकलेस आसानी से चुरा कर लेकर आ सकें। लेकिन जैसे ही शकुंतला जादुई सोने के नेकलेस को हाथ लगाती है तो उससे बहुत तेज करंट लगता है और उसके बाद जादुई सोने के नेकलेस से बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं और उन गुंडों को शकुंतला को और उसकी बेटी रिया को तुरंत ही डस लेते हैं और तुरंत ही उन सब की मृत्यु हो जाती है। उन सभी को उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें जादुई सोने के नेकलेस की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं और गांव के सभी गरीब, अनाथ और परेशान लोगों की भी बहुत मदद करती हैं। किस्मतपुर गांव में सपना अपनी मां के साथ रहती थी। सपना के पापा नहीं थे और उसकी मां अपाहिज थी, इसलिए सपना छोटे छोटे बच्चों को सिंगिंग सिखाकर घर का खर्चा चलाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके बच्चे सपना के पास सिंगिंग सीखने के लिए आना बंद कर देते हैं। ये सब देखकर सपना अपनी माँ से कहती है, माँ, सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं बच्चों ने आना क्यों बंद कर दिया अचानक से। अरे तुझे पता नहीं क्या? क्या माँ, कुछ हुआ है क्या? गांव में एक फैलने वाली बीमारी आ गई है जो केवल बच्चों में ही फैलती है, इसलिए कोई भी अपने बच्चों को बाहर निकलने नहीं दे रहा है। अच्छा, इसके बारे में मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन इसके बिना हमारा गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा माँ। आपको तो पता ही है
इसी की वजह से हमें 2 वक्त का खाना मिल जाता था। अब तो वो भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ बेटी, मैं तेरी परेशानी अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तू अकेले ही पूरा घर संभालती है। पता नहीं गॉड ने एक्सीडेंट में मेरी जान ही क्यों नहीं ली। उस दिन से आज तक मैं तुझ पर बोझ बनी हुई हूँ। नहीं नहीं माँ, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। आप कोई काम करें या ना करें, जब मैं आपको देखती हूँ तो उस खुशी के सामने मेरी सभी परेशानियाँ बहुत छोटी लगने लगती हैं मुझे। देखना माँ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। माँ, मैं सोच रही थी कि पापा की दी हुई एक पतली सी चेन है, उसे बेच दूं, कम से कम कुछ तो पैसे आ जाएंगे। नहीं नहीं, वो तेरे पापा की आखिरी निशानी है, उसको तू अपने पास ही रख। अपनी माँ की ये बात सुनकर सपना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो अब क्या करे। सपना उदास होकर वहाँ जाती है जहाँ वो बच्चों को सिंगिंग सिखाती थी। वहाँ पर सपना जाकर रोने लगती है और बोलती है, कुछ दिन पहले मैं यहाँ बच्चों को सिंगिंग सिखाती थी, लगता है मैं कभी भी बच्चों को सिंगिंग नहीं सिखा पाऊंगी, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तभी सपना को पेड़ की टहनी पर एक लहंगा नजर आता है। अरे, पेड़ पर लहंगा कौन रख कर गया है? मैं अभी पेड़ पर चढ़कर लहंगा लेकर आती हूँ। सपना पेड़ पे चढ़कर लहंगा ले आती है। लहंगा के एक कोने पर सपना नाम लिखा हुआ था। अरे, ये क्या? इस लहंगे पर तो मेरा नाम लिखा है। मैंने तो कभी ऐसा लहंगा नहीं बनवाया। फिर ये कहाँ से आया? इतना सुंदर लहंगा बनवाने की मेरी किस्मत कहाँ। लेकिन कोई बात नहीं, जब ये लहंगा मिल ही गया है तो इसको मैं अपने पास ही रखूंगी। इतना कहकर सपना लहंगा अपने साथ लेकर घर चली जाती है। घर जाकर सपना लहंगा पहनकर शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखने लगती है। अरे वाह, मैं तो इस लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। इतना बोलकर सपना खुशी से उछलने लगती है। तभी लहंगे से बहुत सारे हीरे गिरने लगते हैं। अरे, ये क्या? इतने सारे हीरे! इतना कहकर सपना उन हीरो को उठाती है और अपनी माँ के पास जाती है। सपना, तुम्हें इतने सारे हीरे कहाँ से मिले? पता नहीं माँ, ये लहंगा मुझे पेड़ की टहनी पर मिला और इसको मैंने पहन लिया। इस लहंगे में मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, तभी मैं नाचने लगी। तभी मैंने देखा जमीन पर काफी सारे हीरे पड़े हुए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब कैसे हुआ। चल अच्छा, ये सभी जौहरी के पास ले जा कि ये हीरे असली हैं या नकली। अगर असली हुए तो जौहरी को बेचकर बहुत सारे पैसे ले आना। सपना सभी हीरो को लेकर जौहरी के पास जाकर काफी सारे पैसे घर लेकर आ जाती है। गॉड का लाख लाख शुक्र है कि गॉड ने हमारे इतने बुरे समय में मदद की। माँ, जब से मुझे ये लहंगा मिला है तब से हमारे बुरे दिन अच्छे दिनों में बदलते जा रहे हैं। माँ, मुझे लगता है ये लहंगा जादुई है। इस तरह से सपना सब कुछ समझ जाती है कि ये सारा कमाल जादुई लहंगे का है। धीरे धीरे सपना की सभी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तभी एक दिन सुनामिका सपना के घर आती है। तभी सुनामिका सपना के घर के अंदर जाकर महंगी महंगी चीजें देखकर चौंक जाती है। अरे सपना, जब मैं पहली बार आई थी तो ये सब कुछ नहीं था, अब बहुत बदला बदला लग रहा है। और तो और तेरे घर में महंगे महंगे सामान देख रही हूँ। मैं तुझे कुछ बताऊंगी, लेकिन इसके बारे में और किसी को भी मत बताना। हाँ हाँ बोल, किसी को नहीं बताऊंगी। मेरे पास एक लहंगा है जिसे पहनकर मैं गोल गोल चक्कर लगाती हूँ तो मेरे आसपास काफी सारे हीरे पड़े होते हैं। अच्छा, सच? मैं तुझे भी जादुई लहंगे का जादू दिखाऊं? तो यहीं रुक, मैं अभी जादुई लहंगा पहनकर आती हूँ। इतना कहते ही सपना अपने कमरे में जाती है और जादुई लहंगा पहनकर बाहर आती है। तभी सपना गोल गोल घूमने लगती है और उसके आसपास काफी हीरे बिखरे होते हैं। ये सब देखकर सुनामिका हैरान रह जाती है। सच में ये तो जादुई लहंगा है। तेरी तो लॉटरी ही निकल गई। तुझसे ज्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा। हाँ वो तो है, लेकिन मैं जादुई लहंगे का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करती हूँ। मैं इसका उतना ही इस्तेमाल करती हूँ जितनी मुझे इसकी जरूरत होती है। सपना, तेरे पास ये जादुई लहंगा है, क्या तू मेरी थोड़ी मदद कर सकती है? सुनामिका इतना कहती है और सपना के सामने हाथ जोड़ लेती है। तभी सपना को अपनी फ्रेंड पर तरस आ जाता है और वो उन हीरो को सुनामिका को दे देती है। सुनामिका हीरो को लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी सास को दे देती है। अरे सुनामिका, तुझे इतने सारे हीरे कहाँ से मिले? सुनामिका जादुई लहंगे के बारे में सब कुछ अपनी सास को बता देती है। सारी बात सुनकर सुनामिका की सास पूनम उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है, तू कितनी बेवकूफ है, तू केवल हीरो को लेकर आई है। तुझे पूरे का पूरा लहंगा लेकर आना चाहिए था।
लेकिन भला तू ऐसा क्यों करेगी? तू बेवकूफ जो ठहरी। माँ, तो आपने मुझे पहचानने में गलती कर दी। मैं सपना के कमरे से बाहर हीरो को लेकर निकलते वक्त सपना का लहंगा भी चुपचाप रख लिया। अच्छा, तो जल्दी से वो लहंगा मुझे दे, मैं उसे पहनकर गोल गोल घूमती हूँ। उसके बाद सुनामिका उस लहंगे को अपनी सास पूनम को दे देती है। पूनम तभी उसे पहनकर घूमने लगती है। तभी उसका दम घुटने लगता है और पूनम की सांस हमेशा के लिए रुक जाती है। तभी सुनामिका उस लहंगे को लेकर सपना के पास रोती हुई जाती है और सपना को सब कुछ बता देती है। ना चाहते हुए भी सपना सुनामिका को माफ कर देती है और सुनामिका अपनी सास पूनम को हमेशा के लिए खो बैठती है। उसके पास अपने किए पर पछतावे के अलावा और कुछ नहीं था और सपना अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही